अच्छा, कल जो है मैंने वो न्यूमेरिकल एनालिसिस था उसको कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। उसके अंदर जितने प्रूफ बनते थे वो सारे आपको करवा दिए। आज लेक्चर नंबर क्या है? अब मैं आज जो है वो शुरू करने लगा हूँ मैट लैब को, ठीक है, क्योंकि जो आपका कोर्स है ना उसके अंदर मैट लैब है, और मैट लैब जो होती है वो बेसिकली रिलेटेड है सिमुलेशन के साथ, ठीक है। तो वो सिमुलेशन का जितना पोर्शन है वो एंड पे अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन देखें ना उस वक्त की जो है, अभी जो नई है उसमें तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, उसमें जो है वो मैट लैब और सिमुलेशन है, तो उसके लिए फिर हमें ये पढ़ना पड़ेगा ये। तो सबसे पहले फिर आज शुरू करते हैं मैट लैब एनवायरनमेंट को। अब पहले नंबर पे चीज़ ये है कि मैट लैब जो है ये आपको पता है कि दैट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे मैट लैब है, मैथमेटिका है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। कुछ सिमुलेशंस के लिए भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैट लैब को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसको कहते हैं मैट्रिक्स लेबॉरेटरी। मैट लैब का जो एब्रीवेशन है ना वो क्या है, वो मैट्रिक्स लेबॉरेटरी है, ठीक है। इसको मैट्रिक्स लेबॉरेटरी का नाम देते हैं। अब इसके अंदर जो है वो हम जो है वो देखेंगे कि मैट लैब जो है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो इसमें कौन कौन से शुरू के अंदर आपको कमांडें देनी पड़ती हैं और किस तरह चलता है। उसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि मैट लैब का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। आम तौर पर मैट लैब जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जिस तरह आप C++ के अंदर कोडिंग करते हैं या मैथमेटिका में करते हैं, इसी तरह आप मैट लैब के अंदर भी कर सकते हैं। वही प्रोग्राम जो C++ में आप लिखते हैं वो मैट लैब में लिखना ज़्यादा आसान, क्योंकि मैट लैब एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पहले से, ठीक है। अब मसलन C++ के अंदर है कि अगर आपने 2+2 करना है तो 2+2 करने के लिए भी पूरा उसको लिख के देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है। मैट लैब के अंदर आप 2+2 लिखेंगे, एंटर मारेंगे तो वो 4 आंसर दे देगा आपको, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हमने मैट लैब विंडोज़ जो हैं, अच्छा मैट लैब विंडोज़ में होता है कि मैट लैब का साल में 2 वर्जन आते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है इसके साल में एक होता है RA और एक होता है RB। तो वो जो साल के अंदर 2 वर्जन आते हैं वही आपने इंस्टॉल करने होते हैं। जब वो साल गुजर जाता है ना तो उसके बाद वो वर्जन काम करना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये हर पर ईयर जो है उसको अपडेट करते रहते हैं उसको सॉफ्टवेयर को। तो ये होता है कि बाद दफ़ा आप इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, ईयर गुजर जाता है तो वो बंदा कहता है जी मैट लैब जो है वो काम नहीं कर रही है। उसकी वजह ये होती है कि इस वजह से काम नहीं कर रही होती कि वो अपडेट हो गई होती है, उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया होता है और फिर नए लाइसेंस के साथ आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो अपने कंप्यूटर की डेट को पीछे कर देते हैं, ठीक है, कि ताकि हमारी जो है वो ना, लेकिन वो एट द एंड जाके वो रिकग्नाइज हो ही जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। तो आपको हर साल जो है वो नया जो है सॉफ्टवेयर दोबारा से अपडेट करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और बहुत हैवी होती है ये। अभी जो नया इसका आया वो तकरीबन 28 GB तक का साइज़ है उसका, जो मैट लैब है अभी नई आई है 2024 की B। अभी A आया था इसका जनवरी में, B अब आ गया इसका, तो वो 28 GB की है उसका साइज़ है, क्योंकि वो हर दफ़ा उसके अंदर जो है वो नए डालते जाते हैं तो वो साइज़ बड़ा होता जाता है मैट लैब का।
अच्छा, अब मैटलैब विंडोज़ जो हैं उनको सबसे पहले हमने देखना है। तो जब आपने अपने कंप्यूटर में मैटलैब को इंस्टॉल कर लेना है तो फिर हमें उसके बाद पता होना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी कमांड्स जो हैं वो किस किस चीज़ के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। इस टेबल के अंदर विंडो और इस विंडो का पर्पस क्या है वो आपको 1 बाय 1 करके मैं बताता हूँ। तो नंबर 1 के ऊपर होती है कमांड विंडो, ठीक है जी। कमांड विंडो जो है ये मेन विंडो है जहाँ पर कमांड जो हैं उनको एंटर किया जाता है और प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। आप जब भी मैटलैब को इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे तो एक मेन विंडो उसके ऊपर आ जाएगी आपके कंप्यूटर के ऊपर। उस कंप्यूटर के ऊपर ही आप जो भी आपने ऑपरेशन करना है आप उसको करेंगे और वहाँ पर उसको रन की कमांड देंगे तो वो रन करके वही उसी मेन विंडो के ऊपर आपको उसका रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। तो मेन विंडो क्या है? मेन विंडो वेयर कमांड्स के जहाँ पर कमांड्स जो हैं मे बी एंटर्ड, उनको एंटर्ड किया जाता है एंड रन्स द प्रोग्राम, और प्रोग्राम जो है उसको रन किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है कमांड हिस्ट्री। ये डिस्प्ले करती है लिस्ट ऑफ प्रीवियस कमांड्स, यानी कि वो साइड के ऊपर जहाँ पर मेन विंडो बनी होती है ना उसके साइड पर हिस्ट्री आ रही होती है कि आपने कौन कौन सी पहले कमांड्स जो हैं वो इसके ऊपर दी हैं। तो नंबर 2 के ऊपर शोज दी लिस्ट ऑफ प्रीवियस कमांड्स। तो इसमें जो प्रीवियस कमांड्स हैं उनकी हिस्ट्री जो है वो दी जाती है। उसके बाद होती है तीसरे नंबर पर वर्क स्पेस विंडो। ठीक है जी, तो वर्क स्पेस विंडो जो है ये शो करती है लिस्ट ऑफ वेरियस डिफाइंड वेरिएबल्स, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हैं उनकी लिस्ट जो है वो आ जाती है। शोज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। डिफाइंड इन वर्क स्पेस, जो कि वर्क स्पेस में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है जी, 3 हो गए। उसके बाद आ जाए चौथे नंबर पे करंट फोल्डर। तो करंट फोल्डर जो है ये शो करता है फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी, यानी कि वो जो करंट डायरेक्टरी चल रही है उसके अंदर कौन सी फाइल्स हैं। शोज द फाइल्स इन करंट
डायरेक्टरी। तो ये फाइल्स को शो करता है करंट डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद होती है फिगर विंडो 5वें नंबर पे। फिगर विंडो जो है ये डिस्प्ले करती है प्लॉट्स और ग्राफ्स को जो आप बनाते हैं। डिस्प्ले प्लॉट एंड ग्राफ्स। मैट लैब जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ग्राफिंग जो है वो बहुत एक्सीलेंट होती है। हम जो रिसर्च करते हैं उसके अंदर हम प्रेफर करते हैं मैट लैब को। आम तौर पे दुनिया के अंदर ज़्यादातर आजकल लोग जो हैं वो मैट लैब को इस्तेमाल करते हैं ग्राफ प्लाटिंग में बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, आप हर तरह की इसके अंदर कलरिंग जो है, स्कीम्स जो हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है वो दी होती हैं। उसके बाद आ जाए 6ठे नंबर पे एडिटर और डीबग विंडो। बग का मतलब होता है कीड़ा, कोई बीच में कोई बग आ जाए ना तो उसको ख़त्म करना या एडिट करना। एडिटर का मतलब होता है जो एडिट करता है। ठीक है, तो परमिट ए यूज़र, ये यूज़र को परमिट करता है टू क्रिएट एंड मॉडिफाई MATLAB प्रोग्राम्स। अब ज़ाहिर बात है आप जो MATLAB का प्रोग्राम लिख रहे हैं ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक ही होगा। उसके अंदर मसले मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं, तो वहाँ पर फिर आप इनको डीबग कर लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये कुछ विंडोज़ होती हैं मेन जो मैंने आपको बताई हैं कि ये जब आप MATLAB खोलेंगे ना तो ये सारी विंडोज़ आपको उसके ऊपर नज़र आएंगी। ठीक है, एक उसकी वर्क स्पेस की विंडो होती है, सामने आ जाती है जो ही खुलता है वो। उसके अंदर आप जो भी कमांड देंगे, जिस तरह मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, कोई एल्गोरिथम रखना है, कोई ग्राफ प्लाट करना है, ठीक है, तो वो सारा आप उस वर्क स्पेस के अंदर जो है उसको परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो देखनी है स्पेशल करैक्टर्स जो इसके अंदर इस्तेमाल, जैसे C++ में नहीं होते हैं, इसके अंदर भी कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं। तो ये स्पेशल करैक्टर्स जो हैं, मैं ये करैक्टर्स 1 बाय 1 करके लिखता हूँ और इनका पर्पस जो है वो आपको बताता जाता हूँ। तो करैक्टर और पर्पस। अब नंबर 1 के ऊपर जो करैक्टर है ये अगर ब्रैकेट्स हों तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस बना रही हैं। ये है ही मैट्रिक्स लेबॉरेटरी है, वैसे ही MATLAB जो है। ठीक है, ये क्या करेगी, फॉर्म मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस को फॉर्म करेगी। अब नंबर 2 के ऊपर ये तो बड़ी ब्रैकेट कहते हैं ना इसको, तो अगर दूसरे नंबर पे ऊपर हमारे पास छोटी ब्रैकेट हो तो छोटी ब्रैकेट जो है ये यूज़ होती है इन स्टेटमेंट्स टू ग्रुप ऑपरेशंस को ग्रुप करने के लिए, यूज्ड विद ए मैट्रिक्स नेम टू आइडेंटिटी टू स्पेसिफाई, यानी कि आपने कोई मैट्रिक्स को नाम देना है, उसको स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए ये छोटी ब्रैकेटें जो हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है यूज्ड विद
यूज्ड इन स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये इस्तेमाल होती है किसके अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर, टू ग्रुप सेपरेशंस, टू ग्रुप सेपरेशंस। अब मसलन जहाँ पर आप लिख रहे हैं यानी कि मैट्रिक्स ही लिख रहे हैं, लेकिन उनको उन मैट्रिसेस को आपने सेपरेट करके लिखना है, तो वहाँ पर फिर अकेले के लिए तो ये ब्रैकेट लगेगी, लेकिन अगर मुख्तलिफ लिखने हैं तो फिर ये वाली ब्रैकेट जो है वो आ जाएगी। तो यूज्ड विद ए मैट्रिक्स, तो इसको इस्तेमाल करते हैं विद ए मैट्रिक्स नेम टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एलिमेंट। स्पेसिफिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे, ऑन थर्ड नंबर, हमारे पास हम यूज़ करते हैं कामा, ठीक है, ऐसे ये वाला, ये कामा यूज़ होता है। तो इसका मतलब होता है इस कामा का सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ अरे। जो अरे है ना आपका, यानी कि वो जो आप इस तरह लिखते हैं अरे, जैसे ये ब्रैकेट डाली 2 3 4 5 6 कामा, फिर 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह अरे को सेपरेट करने के लिए ये कामा जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। ना सिर्फ अरे को सेपरेट करने के लिए, अरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए कामा जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करता है, सेपरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। ये जो अरे के एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करता है। उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है, ये तो कामा था ना ये वाला, इसको क्या कहते हैं, कामा। अब आ गया सेमीकोलन। ये पंक्चुएशंस ही होती हैं एक्चुअली, रोमन जो आप लिखते हैं ना लैंग्वेजेस, रोमन लिखने का जो तरीका है उसमें ये पंक्चुएशंस हैं। तो सेमीकोलन जो है ये सप्रेस करता है स्क्रीन प्रिंटिंग को, और आल्सो ये डिनोट करता है अ न्यू रो इन अरे, ठीक है, जो नई रो आ रही होती है अरे में, एक तो उसको बताता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो सप्रेसेस स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सप्रेस करता है स्क्रीन प्रिंटिंग को, और आल्सो डिनोट ए न्यू रो इन द अरे। और अरे के अंदर जो नई रो आ रही होती है उसको भी डिस्क्राइब करता है। तो आपके पास अगर किसी कमांड के आखिर पे कोलन लिखा जाए तो कमांड डिस्प्ले नहीं होती, यानी कि आखिर पे आप कमांड के सेमीकोलन लगाना तो कमांड नहीं आएगी, है वो डिस्प्ले नहीं होगी कमांड। और फिर किसी इनपुट के आखिर में भी इसको लिखा जाए तो वो इनपुट को भी जो है वो डिस्प्ले नहीं करता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाए आप, ये तो 3 हो गए।
बल्कि 4 हो गए, ये चौथा था। तो पांचवा जो है, फिफ्थ है आपके पास कॉलन। कॉलन होता है वो डबल डॉट जो डालते हैं आप, ये इसको कहते हैं कॉलन, ठीक है। तो ये जो कॉलन होता है ये जनरेट करता है, जनरेट्स एन अरे हैविंग रेगुलर स्पेस्ड एलिमेंट्स। एक ऐसा अरे जनरेट करता है जिसमें रेगुलर स्पेस्ड एलिमेंट्स होते हैं। रेगुलर स्पेस का मतलब है कि एक जैसी उनके अंदर स्पेसिंग हो उसकी मसलन 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें एक जैसी स्पेसिंग आ रही है ना, तो इस तरह के जो है वो जनरेट करेगा। उसके बाद छठे नंबर के ऊपर छठे नंबर पे जो है ये हमारे पास होते हैं इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 4, ये 4 डॉट्स हैं। इन 4 डॉट्स को आप कहते हैं एलिप्सिस। ये एक कॉन्टिन्यूस लाइन होती है, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस लाइन, ये आपके पास एक कॉन्टिन्यूस लाइन है। स्पेशली इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? उन एक्सप्रेशंस के अंदर जो कि कॉन्टीन्यूड होते हैं नेक्स्ट लाइन तक, और बाय ट्राइंग 3 डॉट्स आर मोर, यानी कि एक आपका एक्सप्रेशन चल रहा है, थोड़ा सा आगे चला गया है तो फिर उसमें 3 डॉट्स लगा लेते हैं या 4 डॉट्स लगा लेते हैं, एंड सो ऑन। उस तरह करके वो एक्सप्रेशन, जैसे हम लिखते हैं नहीं, समेशन को खोलते हैं तो उसके आगे कहते हैं सो ऑन करके लिख लेते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आगे सो ऑन करके आप इसको राइट डाउन जो है वो कर लेते हैं। तो ये क्या है, स्पेशली लॉन्ग एक्सप्रेशंस, अगर आपके पास लॉन्ग एक्सप्रेशंस हों, कैन बी कॉन्टिन्यूड, तो ये कॉन्टिन्यूड रहते हैं ऑन द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन तक। by typing three or more dots। तो इसमें चाहे आप 3 डॉट्स टाइप कर लें या उससे ज़्यादा कर लें। तो इसको जो है हम वो क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूशन ऑपरेटर का नाम भी देते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूशन ऑपरेटर। इसको हम कॉन्टिन्यूशन ऑपरेटर का भी है कि सीक्वेंस को कंटिन्यू रखने के लिए इसको आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 7वें नंबर के ऊपर
अब 7th नंबर जो है इसके ऊपर ये आपको इक्वल है, इसको कहते हैं असाइनमेंट और रिप्लेसमेंट ऑपरेटर विच असाइन ए वैल्यू टू ए मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या होती है वैसे बेसिकली? वेरिएबल। जो वेरिएबल को आपने साइन करनी है ना वैल्यू, तो वो इसको इक्वल टू से करते हैं। तो ये क्या है? असाइनमेंट और रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। इसको असाइनमेंट या रिप्लेसमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं, विच असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, जो कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। उसके बाद आ जाए 8वें नंबर पे, ये इसको कहते हैं, ये कहता है इंडिकेट्स ए कमेंट विच इज़ नॉट एक्सिक्यूटेड इन मैटलैब। इसको कहते हैं कमेंट कर देना, मतलब वो कमांड अगर उसके ये निशान डाल देंगे तो वो एक्सिक्यूट नहीं होगी, वो मैटलैब के अंदर रन नहीं होगी है। ठीक है, तो 8वां जो है ये इंडिकेट्स ए कमेंट विच इज नॉट एक्सिक्यूटेड इन मैट लैब, जो कि मैट लैब में एक्सिक्यूट नहीं होता। C++ में भी आप कमेंट करते हैं ना, उधर कौन सा डालते हैं निशान? C++ में स्लैश, डबल स्लैश। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे अगर ये दो इस तरह आ जाए, ये वाले दो आ जाए, तो ये सेल डिवाइडर होता है। यानी कि अगर कोई सेल की फॉर्म में आपके पास आ तो उनको डिवाइड करना है, तो इस कमांड को लगा के कर लेते हैं। ये कमांड इतनी ज़्यादा मैटलैब में इस्तेमाल नहीं होती, कोई इतने ज़्यादा सेल नहीं आते कि जिनको आपने डिवाइड करना होता। अच्छा, उसके बाद 10वें नंबर के ऊपर प्लस, इसको कहते हैं स्केलर एंड अरे एडिशन। अगर अरेज को आपने ऐड करना है ना, मैटलैब के अंदर अरेज ही आते हैं क्योंकि वो मैट्रिक्स की ही लैब है। ठीक है, तो इसमें अगर आपने अरेज जो हैं उनको ऐड करना है या स्केलर्स को ऐड करना है, तो प्लस का साइन जो है वो यूज़ होता है। स्केलर एंड अरे एडिशन, इसको हम कहते हैं स्केलर और अरे एडिशन। उसके बाद 11वें नंबर पे माइनस, ये स्केलर एंड अरे सब्ट्रैक्शन होती है। स्केलर एंड अरे सब्ट्रैक्शन। उसके बाद 12वें नंबर पे हमारे पास स्टार। स्टार को C++ में किस लिए यूज़ करते थे? मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ करेंगे। तो ये किसके लिए होगी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद 13वें नंबर के ऊपर अगर ये इस तरह स्लैश हो तो ये होती है स्केलर डिवीजन।
या कोई भी अलजेब्रिक डिवीजन जो है, स्केलर डिवीजन, इसको हम स्केलर डिवीजन का नाम देते हैं। उसके बाद 14वें नंबर के ऊपर अगर ये इस तरह की कैप हो तो इसको कहते हैं स्केलर एक्सपोनेंशन या एक्सपोनेंशन इन मैट्रिक्स अलजबरा, यानी कि किसी एक्सपोनेंट को अगर शो करना है तो वो इससे करें। स्केलर एक्सपोनेंशियल and exponential in matrix algebra। तो ये 14th पे आ जाएगा। उसके बाद 15th के ऊपर अगर हमारे पास डॉट और साथ में स्टार हो तो ये होती है अरे मल्टीप्लिकेशन, और डॉट मल्टीप्लाई करता है या डॉट स्टार जो है वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अरे। अगर अरेज को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना तो अरे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो अरे आ जाते हैं और उनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये डॉट स्टार लगाकर आप इसको करेंगे। तो डॉट आर डॉट मल्टीप्लाई और डॉट स्टार। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए ये 15 हो गए, 16 आ जाए। 16 के ऊपर डॉट स्लैश, इसको कहते हैं अरे डिवीजन। अगर अरे की आप डिवीजन कर रहे होते हैं, डॉट डिवाइड करता है या डॉट स्लैश, डॉट डिवाइड और डॉट स्लैश। उसके बाद 17वें नंबर पे उसके बाद 17th नंबर जो है इसके ऊपर डॉट ये कैप, तो ये अरे एक्सपोनेंशियल को शो करता है। इसको कहते हैं डॉट पावर और डॉट कैरेट। यानी कि जहाँ पे आपने पावर लगानी होती है वहाँ पे ये डॉट और कैप के साथ आप पावर जो है अरे की उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर? मैटलैब में। ठीक है। ये भी तकरीबन उनसे मिलते जुलते ही हैं जिस तरह के आपके पास C++ के अंदर है, थोड़ा बहुत इसका डिफरेंट है। अब हमने आगे देखने हैं न्यूमेरिकल डिस्प्ले फॉर्मेट्स, कि जब आप कैलकुलेशन करती हैं तो किस तरह के डिस्प्ले के ऊपर आपके पास फॉर्मेट्स जो हैं वो आते हैं। अब आपको विंडोज़ का पता लग गया है और जो करैक्टर्स यूज़ होते हैं उनका पता लग गया कि वो कौन कौन से होते हैं।
और भी हैं इसके अलावा, लेकिन ये वो वाले ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं जो मेन इस्तेमाल होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है न्यूमेरिक डिस्प्ले फॉर्मेट्स। तो अब इसमें हम टेबल बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या कमांड देते हैं, उसका क्या डिस्प्ले होता है और उसकी एग्जांपल क्या। ठीक है, इस तरह का एक टेबल जो है वो बना के देखते हैं। इधर कमांड आ जाएगी, यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा और इधर एग्जांपल। ठीक है जी, तो नंबर 1 के ऊपर फॉर्मेट शॉर्ट, ये कमांड जो है, ये फॉर्मेट शॉर्ट जो होती है ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक बाय डिफ़ॉल्ट होती है उसके अंदर। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस, और ये डिफ़ॉल्ट होती है, पहले से उसके अंदर मौजूद होती है ये। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको यूँ लिखें कि 3.1 3.1461, अब कितने डेसिमल प्लेसेस आ गए? 4। इसी तरह 123.4600, इसमें भी कितने डेसिमल प्लेसेस आ गए? 4। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है फॉर्मेट लॉन्ग। फॉर्मेट लॉन्ग, ये 15 डेसिमल डिजिट्स होते हैं। पंद्रह डेसिमल डिजिट्स तक ये देता है, यानी कि मिसाल के तौर पर 3 पॉइंट, अब इसके आगे 15 आपने लिख लिया, 141592651866786। उसके बाद तीसरे नंबर पे होता है फॉर्मेट शॉर्ट ई। ये 4 डेसिमल डिजिट्स होते हैं लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं। ठीक है, 4 डेसिमल डिजिट्स, ये 4 डेसिमल डिजिट्स होते हैं और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर होते हैं। ठीक है जी, 4 डेसिमल डिजिट्स और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब साइंटिफिक नोटेशन किस तरह होगी? मिसाल के तौर पर 6.3792 ई प्लस 03, या आप इसको कह सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू 10, यानी कि 10 की पावर में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? 10 की पावर में जब आप उसको राइट डाउन करते हैं। अब उसके बाद चौथे नंबर पर है फॉर्मेट लॉन्ग ई। वो शॉर्ट ई था, ये लॉन्ग ई है। ये 15 डेसिमल होंगे, 15 डेसिमल डिजिट्स। ये 15 डेसिमल डिजिट्स होंगे, और लेकिन किस में होंगे? साइंटिफिक नोटेशन में।
साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल आप देखें, जैसे 6 पॉइंट हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का सर। आप सुनाए भी ठीक है? जी 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 सर, वो मैंने पता कर लिया था, जाती मैंने आपको कॉल करनी थी। वो मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई है। असल में मसला ये है कि हमारे पास जो सीटें हैं ना ज़िम्मेदारा कॉलेज में, वो फिल हो चुकी हैं पहले ही। तो वो कह रहे थे कि अब हम नहीं मज़ीद कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट से हमें इजाज़त नहीं है। तो वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने अब उधर साइंस कॉलेज में ये कहा हुआ है कि आप इन बच्चों को दाखिल कर लें। तो आप जो है ना वो साइंस कॉलेज में बच्चे को दाखिल करा दें। वहाँ पर जो प्रिंसिपल है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। ठीक है, तो आप बच्चे को इधर जो है ना अब सीट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर पहली क्लासों में 150-150 बच्चा है पहले ही। हाँ, तो आप ना उधर शेख आदिल अब्बास साहब हैं, वहाँ पर केमिस्ट्री के हैं हमारे, बहुत ही नाइस हैं। तो आप उनके पास ले जाएं बच्चे को, मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा, मैं उनको कॉल भी कर देता हूँ। तो वो आपके बच्चे को दाखिल कर लेंगे वो आराम से जी। हाँ जी, वेलकम। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर बात आगे 15 डिजिट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको लिखें जी 6.223945472113556E04। ठीक है जी। ये वो इतनी लंबी साइंटिफिक नोटेशन में पावर जो है इसकी आ जाएगी। उसके बाद है 5वें नंबर पे फॉर्मेट बैंक। तो फॉर्मेट बैंक जो है ये 2 डेसिमल डिजिट्स होंगे इसके अंदर, 2 डेसिमल डिजिट्स, 2 डेसिमल डिजिट्स होंगे। ओनली रियल वैल्यूज़ आर डिस्प्लेड, ओनली रियल वैल्यूज़ आर डिस्प्लेड। तो इसमें सिर्फ रियल वैल्यू, यानी कि हो सकता है कि वो कम्प्लेक्स नंबर हो। तो कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके अंदर तो रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ दोनों आती हैं, लेकिन ये जब कैलकुलेट करेगा तो सिर्फ रियल वैल्यूज़ जो हैं उनको डिस्प्ले करेगा। यानी कि जैसे 3.14, अब 3.14 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ है, लेकिन है तो रियल वैल्यू, आयोटा तो नहीं ना आ रहा है इसके अंदर कहीं पर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है 6ठे नंबर पे जो है ये हमारे पास आ रहा है जी फॉर्मेट रैट। ये रैशनल रैट फॉर रैशनल अप्रॉक्सीमेशन, रैशनल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे 355113। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास आएगा फॉर्मेट शॉर्ट जी। अब इसमें मैटलैब जो है वो बेस्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट करती है और बेस्ट ऑफ 5 डिजिट्स के ऊपर उसको फिक्स कर देती है, यानी कि खुद से ही सिलेक्ट करेगी कि मुझे क्या फॉर्मेट जो है वो चाहिए। तो मैटलैब selects the best format
तो मैट लैब जो बेस्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट करती है और ये बेस्ट ऑफ 5 डिजिट्स तक फिक्स कर देती है इसको। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर जैसे आप कह सकते हैं कि एक एग्जांपल ले लें इसके 3.1461 या 123.46। अब देखें ना, ये दोनों में 5 तक फिक्स है आंसर जो आ रहा है आपका। उसके बाद फॉर्मेट लॉन्ग जी, फॉर्मेट लॉन्ग जी, मैट लैब सेलेक्ट करता है बेस्ट फॉर्मेट और बेस्ट ऑफ 15 डिजिट्स आर फिक्स्ड, यानी कि 15 डिजिट्स तक उसको फिक्स करता है। मैट लैब सेलेक्ट्स बेस्ट फॉर्मेट एंड, बल्कि ब्रैकेट में लिख लें, बेस्ट ऑफ 15 डिजिट्स फिक्स्ड। तो इसके अंदर आप 15 डिजिट्स तक फिक्स करना है इसको, तो यानी कि 15 तक जो है वो आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। जैसे पहले वो हमने एग्जांपल ली थी कि 3.14152695393723, 15 डिजिट्स तक ये इसको फिक्स करेगा। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये इसके अंदर क्या होते हैं, ये बिल्ट इन होते हैं मैट लैब के अंदर, कि जिस फॉर्म में उसने आपको रिज़ल्ट जो है उसको प्रोवाइड करना है। अब इसके बाद कुछ कमांड्स होती हैं यहाँ पर जो कि प्रिंट के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जैसे print f। ये मैं सारा अभी आपको बता रहा हूँ इसका इंट्रोडक्शन, ताकि जब हम कोड लिखने शुरू करें तो हमें पता हो कि ये वाली चीज़ किस लिए इस्तेमाल हो रही है। तो प्रिंट f जो है ये रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, यानी कि इसमें जो आता है ना पहले नंबर पे वो आता है f स्कैन f, रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम फाइल। अब जो डायरेक्टरी है उसके अंदर एक डेटा फॉर्मेट की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है जी, डेटा जो है वो फॉर्मेट की फॉर्म में मौजूद है, वो उसने उस डेटा को वहाँ से रीड करना है एफ स्कैन एफ में। फिर उसके बाद है एफ प्रिंट एफ, ये परफॉर्म करता है फॉर्मेटेड राइट्स, परफॉर्म फॉर्मेटेड राइट्स टू द स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और द अबव कमांड्स सपोर्ट फॉलोइंग फॉर्मेट कोड्स। ठीक है, अब और कुछ जो इसके अंदर फॉर्मेट्स आते हैं मैट लैब के अंदर, उनके अंदर कुछ कोड्स की फॉर्म में फॉर्मेट्स आते हैं।
अब उन फॉर्मेट्स को भी हमने 1 बाय 1 करके स्टडी करना है कि हम उनको किस किस फॉर्म के अंदर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब मैं फॉर्मेट कोड लिखूंगा कि किस फॉर्मेट का कोड है, और फिर उसके आगे हम उसका पर्पस देखेंगे कि वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब फिर हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, फॉर्मेट कोड और इसका पर्पस, कि ये किस पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो नंबर 1 के ऊपर ये डिवीजन का साइन और एस, इसको वैसे रिमाइंडर भी कहते हैं इसको C++ में। ये होता है फॉर्मेट एज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। दूसरे नंबर पे डी, इसको कहते हैं फॉर्मेट एज एन इंटीजर। अब मुझे ये बताएं कि स्ट्रिंग और इंटीजर में क्या फ़र्क होता है। क्यों जी, स्ट्रिंग और इंटीजर में क्या फ़र्क होता है? What is the difference between string and integer? और भाई मुख्तलिफ इंटीजर्स को मिला के स्ट्रिंग बनता है ना। स्ट्रिंग किसको कहते हैं? आम ज़बान में स्ट्रिंग का क्या मतलब है? किसको कहते हैं स्ट्रिंग आम ज़बान? हाँ, चेन को। तो मुख्तलिफ इंटीजर्स की चेन मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। तीसरे नंबर पे एफ, ये होता है फॉर्मेट एज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब मुझे बताएं फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है। ये सारी C++ आ रही है। आप फ्लोट का वेरिएबल करते थे ना, क्या होता है फ्लोट का वेरिएबल? और भाई उसके अंदर रियल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और इमेजिनरी भी आ सकती हैं। फ्लोट का मतलब फ्लोट का मतलब होता है तैर रहा हुआ कोई चीज़, फ्लोटिंग। सारी भूली हुई है आपको। चौथे नंबर के ऊपर %e, ये होता है फॉर्मेट एज ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी है ना, तो इससे आप उसको राइट डाउन करेंगे। फॉर्मेट एज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। ये बातें आपको पता होना चाहिए जिसने C++ पढ़ी है। व्हाट इज़ इंटीजर, व्हाट इज़ स्ट्रिंग, व्हाट इज़ करैक्टर, व्हाट इज़ फ्लोट, ये सब, ये जितने आपके पैकेजेस हैं उनके अंदर इन्होंने इस्तेमाल होना है। आप मैथमेटिका को उठा लें, आप पाइथन उठा लें, कोई भी और आप सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर उठा लें, उधर यही चीज़ है, यही बेसिक्स हैं। ये पता होनी चाहिए जो बंदा कंप्यूटेशनल फिजिक्स पढ़ रहा है, तो कम अज़ कम। 5वें नंबर पे है जी, ये होता है फॉर्मेट इन कंपैक्ट फॉर्म ऑफ एफ और ई। एफ या ई की कंपैक्ट फॉर्म होती है। उसके बाद 6ठे नंबर के ऊपर
एन किस लिए इस्तेमाल होता था C++ में? नेक्स्ट लाइन के लिए। इंसर्ट ए न्यू लाइन इन द आउटपुट स्ट्रिंग। जो आउटपुट स्ट्रिंग आ रही है आपको उसके अंदर नई लाइन डालनी है तो ये होगा। उसके बाद ये टी किस लिए इस्तेमाल होता था? स्लैश टैब। इंसर्ट ए टैब इन द आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कुछ कोड्स हैं जो इस फॉर्मेट के अंदर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो एफ प्रिंट एफ जो है, एफ प्रिंट एफ, ये है स्ट्रिंग .5 एफ एन कामा वेरिएबल 5 डेसिमल प्लेसेस था। ये इस तरह कोड की फॉर्म में आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, अगर आप मुझे 10:45 के बाद कॉल करें, मैं ऐसे में ज़रा क्लास पढ़ा रहा हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। बता तो इस फॉर्म के अंदर यानी कि जब आप कोड लिखेंगे तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक इस तरह हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह एफ प्रिंट एफ जो है इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग F/n और वेरिएबल। ये होगा इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक। अगर ये कमांड देंगे तो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक है। तो जो यहाँ पर एफ प्रिंट एफ कमांड है, ये बेसिकली क्या करती है? ये डिस्प्ले करती है आउटपुट को, टेक्स्ट को, डेटा को स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एफ प्रिंट एफ। तो आउटपुट जो होती है वो इस कमांड के अंदर आपको फाउंड होती है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो होती है एफ प्रिंट एफ की, वो उसको आप यूँ लिखते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एफ प्रिंट एफ जो है इसको हम लिखते हैं इज एफ प्रिंट एफ, और इसके अंदर आ जाएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग कामा और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, और जो वेरिएबल्स आपने यूज़ किए। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब जो हमारे पास कंप्यूटेशनल लिमिट्स होती हैं इसकी मैटलैब की। कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है ना, एक बार याद रखें कि वो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो एक लिमिट्स तक जो है वो सर्व करता है, उससे आगे जो है वो सर्व नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि लैंग्वेज जो होती है ना सीखनी, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है एज़ कम्पेयर टू कि आपको
सॉफ्टवेयर जो है वो आता है, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है स्पेशली जो C++ है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर कि वो कैसे प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर कर लेता है। तो अब हमने जो है वो देखना है कि ये लिमिट्स क्या क्या हैं इसके ऊपर, यानी कि कितने तक ये चीज़ों को कैलकुलेट किन लिमिट्स तक कर सकती है। तो इसकी अब हमने देखनी है कंप्यूटेशनल लिमिट्स। कि इसकी क्या हमारे पास कंप्यूटेशनल लिमिट्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कमांड और इधर आएगी उसकी डिस्क्रिप्शन। तो नंबर 1 के ऊपर होता है रियल मैक्स, ये कमांड होती है। ये क्या करती है, रिटर्न द लार्जेस्ट पॉसिबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज्ड इन मैटलैब। जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है उसको रिटर्न कर देती है ये वाली कमांड। रिटर्न्स द लार्जेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज्ड इन मैटलैब, जो कि मैटलैब में इस्तेमाल होता है। जैसे 1.7977 प्लस 308, ये मैक्सिमम नंबर को क्या करेगी, लार्जेस्ट फ्लोटिंग नंबर को रिटर्न करेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर रियल मिनिमम, ये रिटर्न करेगी स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्लोटिंग नंबर को। रिटर्न्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्लोटिंग नंबर, जो कि मैटलैब के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2.25251 एक्सपोनेंशियल 0.8, सॉरी ये इधर भी ना ये एक्सपोनेंशियल आना था प्लस। ठीक है जी। उसके बाद इंट मैक्स तीसरे नंबर पे। इंट, अब इंट का क्या मतलब होता है, इंटीजर। ठीक है, रिटर्न द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, रिटर्न द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर। ये जो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर होता है उसको रिटर्न करता है मैटलैब के अंदर। मिसाल के तौर पर 2147483647, इस तरह का कोई नंबर। ठीक है, और चौथे नंबर पे इंट मिनिमम। तो ये स्मॉलेस्ट किसको रिटर्न करता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर को। रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, जैसे कि -2.14
7483647। ठीक है जी। उसके बाद 5वें नंबर पे नेम लेंथ मैक्सिमम, नेम लेंथ मैक्स, ये आपको बताता है कि टेल्स हाउ मैनी करैक्टर्स वी हैव यूज्ड इन वेरिएबल, कि हमने वेरिएबल के अंदर कितने करैक्टर्स यूज किए हैं। टेल्स हाउ मैनी करैक्टर्स आर यूज्ड इन वेरिएबल। अब जब आप कोई भी वेरिएबल लिखते हैं तो उसमें करैक्टर यूज़ करते हैं ना, तो कितने करैक्टर आपने यूज़ किए हैं ये उसको बताएगा। अब इसके बाद एक और साइन होता है जिसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, वो कमांड प्रॉम्प्ट जो है इसको ऐसे शो करते हैं। ये दो सक्सेसिव ग्रेटर देन साइंस हैं विच टेल्स यू दैट मैटलैब इज रेडी फॉर यू टू एंटर ए कमांड। यानी कि जब ये वाली आ जाए ना उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाए तो इसका मतलब होता है कि मैटलैब जो है वो अब रेडी है और वो जो भी आप उसको कमांड देंगे यानी कि उसकी विंडो खुल गई है और उसको आप जो भी कमांड देंगे, मसलन जब भी आपकी विंडो खुलेगी ना तो इस तरह के साइन आएंगे। आप कमांडें देते जाएंगे तो इस तरह के साइन जो है वो आते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो अब उसके बाद जो है हमने कुछ और कमांड्स देखनी हैं जो कि यूज़ होती हैं वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए। यानी कि जब आपने कोड लिखने हैं इसके अंदर तो उसके अंदर किस तरह वेरिएबल्स को मैनेज करेंगे। तो यूज़फुल कमांड्स फॉर मैनेजिंग वेरिएबल्स, तो इसमें मैं एक कमांड लिखूंगा और उसका आउटकम लिखूंगा। कमांड और आउटकम। तो नंबर 1 पे क्लियर। क्लियर का क्या मतलब होगा? रिमूव ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से सारे वेरिएबल्स को रिमूव करें। वो क्लियर स्क्रीन करते हैं ना उसके अंदर, रिमूव ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से सारे वेरिएबल्स को ख़त्म कर दें। नंबर 2 क्लियर वन वेरिएबल, वेरिएबल 2, और यहाँ इसको यूँ भी लिख लेते हैं क्लियर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। तो ये क्या करेगी? ये रिमूव करेगी वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को फ्रॉम मेमोरी। रिमूव वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 फ्रॉम मेमोरी। ठीक है जी।
जो 1 या 2 वेरिएबल आपने जो भी डिफ़ाइन किए हुए हैं उनको मेमोरी से ख़त्म कर देगी। तीसरे नंबर पर CLC और होम, क्लियर द कमांड विंडो, ख़त्म कर दें कमांड विंडो को जिस पर आप कमांडें दे रहे हैं और स्क्रीन जो है वो आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर द कमांड विंडो, कमांड विंडो जो है उसको क्लियर कर दे, यानी टेक टू क्लीन पेज, पेज को क्लीन करने के लिए। चौथे नंबर के ऊपर एग्जिस्ट नेम, ये डिटरमिन करता है इफ वेरिएबल एग्जिस्ट हैविंग द नेम, अगर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा हो और उसका कोई नाम हो, ये उसको डिटरमिन करता है। डिटरमिन इफ a वेरिएबल एग्जिस्ट, अगर वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करता है, वेरिएबल है हैविंग द नेम और उसका कोई नाम है, तो वो कैसे लिखेंगे, नेम लिख देंगे यूं करके, ये उसके बाद 5वें नंबर पे नंबर के ऊपर जो है ये हमारे पास आ जाएगा हु, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स करंटली इन मेमोरी, वो जितने वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर मौजूद हैं ये कमांड उनको डिस्प्ले कर देगी। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स करंटली इन मेमोरी, जो कि मेमोरी में हैं, मौजूद हैं। 6ठे नंबर पे है हुज, ये आपको डिस्प्ले करेगा जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं करंटली इन द मेमोरी, ठीक है। पहले नंबर पर तो यही सारा कुछ आएगा कि कितने वेरिएबल्स हैं मेमोरी के अंदर, उसके साथ एंड देयर साइजेस, इनके साइज क्या हैं, एंड इंडिकेट, और उसके साथ ये भी इंडिकेट करेगा इफ दे हैव इमेजिनरी पार्ट्स, अगर इनके पास कोई इमेजिनरी पार्ट्स हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास आता है एग्जिट और क्विट, एग्जिट और क्विट, इसका मतलब है टर्मिनेट्स द मैट लैब, बंद कर दें, ख़त्म कर दें मैट लैब को। टर्मिनेट्स द मैट लैब, ठीक है जी, मैट लैब को ख़त्म कर दें, टर्मिनेट कर दें, फिनिश कर दें, स्क्रीन जो है उसकी वो बंद कर दें।
तो आप जब भी वर्क स्पेस के अंदर कमांड देंगे ना क्लियर या CLC की, तो वो आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम कमांड को कहते हैं अब्रप्ट। इसका मतलब होता है कि कैलकुलेशन हो रही है और कैलकुलेशन के होते हुए उसको स्टॉप करके कोड के अंदर कोई मॉडिफिकेशन की जाए और दोबारा से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी जाए, इसको कहते हैं एब्रॉट। ठीक है, कैलकुलेशन हो रही है, हम ये नहीं चाहते कि हमें दोबारा से वो फिर से सारा काम करना पड़े, नहीं, जितनी कैलकुलेशन होगी है उधर तक उसको रोक कर फिर मॉडिफिकेशन करके दोबारा प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाए। अबॉट इस कमांड को कहते हैं। इससे आप होल्ड डाउन कर लेते हैं कंट्रोल की को। ठीक है, इट इज यूज टू होल्ड डाउन द कंट्रोल की। आप कंट्रोल की को होल्ड डाउन कर लेते हैं and press C to generate a local and press C to generate local abort with MATLAB। अब जो इसमें कमांड हम यूज़ करते हैं वो ऐसे होती है कि CRTL +C अगर ये दबा दें तो लोकल अबॉट किल्स द करंट कमांड एक्सिक्यूशन। तो ये क्या करेगा, जो एक्सिक्यूशन हो रही है ना कमांड की उसको रोक देगा। लोकल abort kills the current command execution। जो करंट कमांड एक्सिक्यूशन होगी उसको स्टॉप कर देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अबॉर्ट करने का कि आपने कैलकुलेशन ख़त्म कर दी है। हाँ, उस कमांड तक रोक दी है, उसके बाद आप मॉडिफिकेशन करके वहीं से दोबारा उसको चला दें। लेकिन अगर आप टोटली फिनिश कर देंगे तो फिर वो सारी कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर वो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। अबॉर्ट का ये मतलब होता है कि कोई ऐसी रुकावट के जो मुस्तकिल तौर के ऊपर ना हो। अच्छा, उसके बाद अब इसके अंदर कुछ होती हैं इनपुट और आउटपुट की कमांड्स, कि कौन सी हम इनपुट पे देते हैं प्रोग्राम को लिखते हुए और कौन सी हम आउटपुट के ऊपर जो है वो कमांड्स देते हैं। इनपुट / आउटपुट कमांड्स। तो मैं यहाँ पर कमांड और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। कमांड और डिस्क्रिप्शन, इस कमांड का काम क्या है। अब नंबर 1 पर डिस्प्ले वेरिएबल। इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है। ये देखें, डिस्प्ले वेरिएबल्स। नंबर 2,
डिस्प्ले स्ट्रिंग, यह करेगा जो डिस्प्ले आपके पास टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर इनक्लोज्ड विद इन ए सिंगल कोट, जो सिंगल कोट्स के अंदर आपके पास स्ट्रिंग के अंदर जो करैक्टर्स हैं उनको डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले द टेक्स्ट स्ट्रिंग इनक्लोज्ड within single quotes। उसके बाद तीसरे नंबर पर है एफ प्रिंट एफ। ये क्या करेगा, जो फॉर्मेटेड राइट्स हैं उनको परफॉर्म करेगा स्क्रीन के ऊपर या फाइल के ऊपर। प्रीफॉर्म फॉर्मेटेड राइट्स टू स्क्रीन और फाइल। उसके बाद चौथे नंबर पे आपके पास एक्स इनपुट टेक्स्ट। ये डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट को इन कोट्स and wait for user input from the keyboard and stores the input in X। ठीक है, पहले तो डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट को किस में, कोट्स की फॉर्म में। डिस्प्ले द टेक्स्ट इन कोट्स, वेट्स for user input from keyboard। और जो यूज़र की इनपुट है कीबोर्ड से उसका वेट करेगा। एंड स्टोर द इनपुट इन एक्स, एंड स्टोर्स द इनपुट इन एक्स। और एक्स के अंदर ये जो एक्स दिया है ना आपने, इस एक्स के अंदर इनपुट को स्टोर कर लेगा। उसके बाद पांचवें नंबर के ऊपर एक्स इनपुट टेक्स्ट कामा एस। ये भी उसी तरह डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट को इन कोट्स, वेट्स फॉर द यूजर फ्रॉम कीबोर्ड एंड स्टोर द इनपुट एज ए स्ट्रिंग इन एक्स। ये अब स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट को, बाकी वो सारा वही है, वो ऊपर वाला लिखना है। ठीक है, सिर्फ ये है कि इसमें फ़र्क क्या है, स्टोर द इनपुट ये इनपुट को स्टोर करेगा एज ए स्ट्रिंग इन एक्स। एक्स में स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट को स्टोर करेगा। उसके बाद छठे नंबर पे के मेन्यू टाइटल कामा ऑप्शन ऑप्शन 1 कामा ऑप्शन 2।
एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन जो है आगे ये डिस्प्ले करेगा मेन्यू हुज टाइटल इज़ इन स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसका टाइटल जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। ये डिस्प्ले a menu whose title is in string variable, जिसका टाइटल जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल में है। अब ये टाइटल जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसके अंदर क्या चॉइसेस हैं, कौन सी चॉइसेस हैं? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की जो है वो चॉइसेस हैं आपके पास। तो टाइटल एंड हुज चॉइसेस ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 एंड सो ऑन। वो जितनी मर्जी उसके अंदर ऑप्शन लेते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, जितनी मर्जी जो है वो लेते जाएं उसके अंदर। ठीक है जी, तो अभी ये मैंने यहाँ तक आपको जो था इंट्रोडक्शन वो बता दिया, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और बाकी हैं। जैसे हमने मैटलैब के अंदर कौन से, जिस तरह C++ के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं ना वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, इसी तरह के वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो हैं वो मैटलैब के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके अलावा मैटलैब के अंदर ऑपरेटर्स जो हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह C++ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फिर C++ के अंदर फंक्शंस भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह फंक्शंस जो हैं वो मैटलैब के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। तो अभी इसका कुछ पोर्शन होपफुली कल वाले लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, इसका इंट्रोडक्शन जो है। उसके बाद फिर आपने वो लूप्स तो पहले ही पढ़ी हुई हैं कि वाइल लूप क्या होती है, इफ़ लूप क्या होती है, फॉर लूप क्या होती है, वो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट फिर मैं प्रोग्राम्स के ऊपर चला जाऊँगा, प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँगा।